एक तरफ जहां नेपाल के चुनाव में भारत ने मारी एंट्री, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भारत का क्या है पीओके और अक्साई चीन के लिए प्लान। क्यों चीन और पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई है? क्या इजराइल कोई बेस बना रहा है, और वो भी जम्मू कश्मीर में? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, क्यों पीएम नेतन्याहू के आते ही खलबली सी मच गई है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें नेपाल की, तो नेपाल में 20 नवंबर को होने वाला है प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा। ये चुनाव नेपाल में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस चुनाव में जहां नेपाल के ऊपर नजर चीन की है, तो वहीं भारत की भी है। पर अब नेपाल ने भारत से मांग ली है बहुत बड़ी मदद, और ये मदद कहीं न कहीं भारत के लिए भी फायदेमंद है। दरअसल हुआ है कि नेपाल ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बुलाया है कि आप आइए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में, और यहाँ हमारे चुनाव का मुआयना कीजिए कि सही तरीके से हो रहा है चुनाव या नहीं हो रहा है। यहाँ एक स्टेट गेस्ट के रूप में जाएंगे राजीव कुमार और चुनाव को देखेंगे। 275 पार्लियामेंट मेंबर और 550 स्थानीय विधानसभा के उम्मीदवारों का चुनाव होना है, और 18 से 22 नवंबर तक ये अतिथि के रूप में यहाँ पर रहेंगे पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ, और यहाँ पर ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से चुनाव के कार्यक्रम हो रहे हैं, और ये चुनाव बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि नेपाल एक पहला केस है जहाँ भारत ऐसा कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। भारत ने 109 देशों में चुनाव आयोग को प्रशिक्षण दिया है, ट्रेनिंग दी है कि किस तरीके से चुनाव कराए जाते हैं। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर हर 5 साल में चुनाव होते ही रहते हैं, और जिस तरीके से भारत अपने इतने बड़े क्षेत्रफल और अलग अलग तरह के लोगों को भी एकजुट करके चलता है, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे में भारत को अब तक 109 देशों ने बुलाया है, जहां पर इनके अधिकारी गए थे और जाकर इन्होंने लोगों को प्रशिक्षित किया था, अधिकारियों को प्रशिक्षित किया था, ताकि वो अपने देश में चुनाव को सफल बना सकें। नेपाल का चुनाव तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बहुत अच्छा मौका है कि खुद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वहां पहुंचे हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। है पड़ोस में चीन और पाकिस्तान लगातार आजकल कश्मीर कश्मीर बोल रहे हैं, इस बात का ध्यान आपने दिया होगा। अब हुआ क्या है, पीएम नेतन्याहू के बनते ही इजराइल में सत्ता बदली, नेतन्याहू सत्ता पे आए, और उसके बाद से चर्चा बहुत ज्यादा गर्म होने लगी। पहली बात तो ये, पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है, और दुनिया को बहुत अच्छे से पता है। अगर ये दोनों नेता एक साथ आ गए हैं, इसका मतलब है दोनों देशों के लिए सबसे बड़ी खबर निकलकर जरूर सामने आएगी। अब आपको बता दें, पाकिस्तान से इजराइल की खासी दुश्मनी है, और ये दुश्मनी सिर्फ इसलिए नहीं है कि पासपोर्ट में पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता है, बल्कि पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग कर ली थी इजराइल को मटिया मेट करने की, नक्शे से मिटाने की। अब आप सोचेंगे पाकिस्तान की ऐसी औकात, पाकिस्तान ने कब कर दिया ऐसा? बिल्कुल किया। 2 ऐसी घटनाएं हुई जिससे इजराइल कभी नहीं भूल सकता है। पहली घटना, जिसमें आपको याद होगा डैनियल पर्ल नाम का पत्रकार जो मारा जाता है पाकिस्तान में, और उसका जो प्रमुख आरोपी रहता है वो मुक्त हो जाता है। डैनियल पर्ल को ये माना गया था पाकिस्तान की तरफ से कि ये मोसाद का सीक्रेट एजेंट था जो पाकिस्तान के अंदर घुस गया था। इसका जो मुख्य आरोपी था अहमद उमर शेख, इसको बरी कर दिया पाकिस्तान की अदालत ने। बहुत बवाल मचा पश्चिमी दुनिया में इस खबर को लेकर। वैसे आपको बता दें, जब इजराइल बना तब इजराइल ने बनते ही उसके जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे डेविड बेन गुरियन, उन्होंने उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना से ये मांग की थी कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करे इजराइल को, क्योंकि इजराइल के पास इजराइल बनने के बाद सबसे बड़ी चीज थी कि उसको कौन कौन से देश रिकॉग्नाइज करते हैं। अमेरिका ने उसकी मुश्किल आसान जरूर कर दी, अमेरिका ने रिकॉग्नाइज कर दिया, पर सिर्फ वही नहीं, इजराइल को और भी कई देशों का साथ चाहिए था।
पर उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि नहीं, हम इजराइल के साथ खड़े नहीं हैं और हम खड़े रहेंगे फलस्तीनियों के साथ। हालांकि बाद में जब जियाउल हक की सरकार आई तब पाकिस्तानी और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों ने साथ काम किया था सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान में, पर उसके बाद रिश्ते और ज्यादा खराब होते गए। पर्ल की हत्या हो गई। पर्ल की हत्या पाकिस्तान में ये कहकर हुई कि ये मोसाद का एजेंट था, पर ये छोटी सी चीज थी। आप सोचेंगे इससे इतनी बड़ी दुश्मनी तो इजराइल नहीं निभा सकता है एक शख्स के लिए। बात सही है। इजराइल को पूरी तरीके से तबाह करने का पाकिस्तान ने इंतजाम कर दिया था और ये इंतजाम किसी और ने नहीं बल्कि अब्दुल कादिर खान ने किया था, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। इसने पैसों के लिए दुनिया के कई देशों को परमाणु टेक्नोलॉजी बेची और कहा जाता है कि इसने सीरिया को भी परमाणु टेक्नोलॉजी बेच दी थी। 2004 तक सीरिया के पास पूरी परमाणु टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और इस वक्त इजराइल ने मांगा अमेरिका से साथ दो, सीरिया अब बना रहा है परमाणु बम और परमाणु बम बनाने का सीधा मतलब है कि सीरिया इसका इस्तेमाल इजराइल पर करेगा। आप सीरिया और इजराइल की दूरी आप मैप में देख सकते हैं। अमेरिका ने उस वक्त इजराइल को मदद नहीं किया, तब इजराइल ने खुद का ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओपन बॉक्स। इसमें सीधे सीधे इतने बमबारी किए गए कि जितने सीरिया के न्यूक्लियर फैसिलिटीज थे वो पूरी तरीके से तबाह हो गए। सीरिया में अभी भी लगातार इसी तरीके के हमले करता है। बाल बाल बचा इजराइल, वरना सीरिया की तरफ से ये दाग ही दिया जाता। अभी भी आप देखेंगे ईरान के पीछे उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने में इजराइल लगा रहता है। तो ये है इजराइल की पाकिस्तान के साथ वो दुश्मनी जो भारत के साथ जोड़ने में और ज्यादा मदद करती है। भारत और इजराइल की दोस्ती तो महत्वपूर्ण है ही। अब इन दोनों ने मिलकर कई तरह के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। पहला कार्यक्रम तो ये शुरू कर दिया है कि इजराइल ने हेरोन ड्रोन दिया। चलो, ये 4 हेरोन ड्रोन दिए थे ताकि चाइना पर नजर रख सके भारत। चाइना के लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कोई उन पर नजर रखे तो, उनकी बातों को जाने तो। अब इस फैसिलिटी को और बढ़ा दिया। इजराइल ने ये कहा हेरोन से भी ज्यादा अच्छा इसका एडवांस वर्जन अब हम भारत में ही बनाएंगे और भारत इसका इस्तेमाल करेगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाएंगे, दुनिया भर में बेचेंगे भी। यहाँ एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई। अब एक दूसरी खबर निकल कर आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत के HAL और इजराइल की एलबिट सिस्टम ने यहाँ पर एक MOU साइन भी कर लिया है जिसके तहत भारत को ये हथियार मिलने वाले हैं। फिर एक खबर आई थी, आपको याद होगा, जिसमें ये कहा गया कि कश्मीर में 2 कृषि सेंटर खोले जा रहे हैं, एक्सीलेंसी सेंटर खोले जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल मान रहा है कि कृषि योग्य जमीन यहाँ बहुत है। अब इसको लेकर कई तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई बेस वेस तो नहीं खुल रहा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम तो यही मानेंगे कि ये इजराइल का कृषि केंद्र है, पर हाँ, कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। POK का लगता है जैसे कि प्लान रेडी हो रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।